गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंडियन इकोनॉमी एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंक राष्ट्रीयकरण ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसका एग्जाम में कई बार सवाल इसमें आता है। ये बिकम सेकेंडरी के लिए है, आपको इसको याद करना है और इसको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। और इसके सारे पॉइंट्स में आपको देख लेना। भारत में पश्चिमी ढंग की बैंक व्यवस्था का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ था। पहला संयुक्त स्कंद बैंक, जिसका नाम था, क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वो कब बना था? 1770 में। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। एक अलेक्जेंडर कंपनी थी, उसने बैंक को बनाया था। कहाँ हुआ चालू हुआ था ये? कलकत्ता में। इसके प्रबंधकर्ता यूरोपियन थे, किंतु ये प्रयोग सफल नहीं रहा। बैंक दिवालिया हो गए। उसके बाद सरकार के वित्तीय सहयोग के साथ में बैंक ऑफ बंगाल 1806 में बनी और बैंक ऑफ बम्बई 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास बनी कब बनी? 1843 में। इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। इन बैंकों को तीनों को एक मिलाकर एक इंपीरियल बैंक बनाई। कब बनी थी? 1921 में। शुद्ध लाभ से पहला भारतीय व्यापारिक बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में बना। कौन सा बना था? शुद्ध रूप से पहला भारतीय व्यापारिक बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में स्थापित हुआ था। इसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक और 1901 में पीपल्स बैंक स्थापित किए गए। 1905 में स्वदेशी बैंक ने भारतीय बैंकों के प्रारंभ को बहुत ही प्रोत्साहन दिया, किंतु वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता के समय तक बैंकिंग व्यवस्था ठीक नहीं थी। देश में उस समय तक निजी क्षेत्र में 430 छोटे बैंक स्थापित हो चुके थे, किंतु उनका प्रबंध स्वार्थी लोगों के हाथ में था। अतः इसका परिणाम यह हुआ कि 1949 में व्यापारिक बैंकिंग अधिनियम पारित कर भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण करने के विस्तार अधिकार दे दिए। भारत के व्यापारिक बैंकों ने स्वाधीनता के पश्चात 2 दशक तक अपने क्रियाओं के माध्यम से देश को कोई दिशा प्रदान नहीं की, जिससे यह प्रकट हो गया कि बैंक राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं, किंतु व्यापारिक बैंकों के कार्य और नीतियों के परंपरावादी दृष्टिकोण के लक्ष्य में लाभ नहीं मिल रहा था। इसलिए उनकी मनोवृत्ति को सामाजिक हितों के लिए रखा गया। 1949 से लेकर 1969 में की अवधि में उद्योगों को दिए जाने वाले दीर्घकालीन ऋणों में तेजी से विस्तार किया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जन साधारण की जमा राशि का उपयोग केवल उद्योगपतियों के द्वारा अपने लाभों में वृद्धि करने में किया जाने लगा। 1951 में जहां कुल ऋणों में उद्योगों का भाग 34% था, जो बढ़कर 1968 में 68% से भी अधिक हो गया। इसके विपरीत व्यापारिक बैंकों के लिए दिए जाने वाले ऋणों का प्रतिशत इस अवधि में 36% से घटकर केवल 18% रह गया। इस अवधि में कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं, लघु उद्योग एवं फुटकर व्यापार पूर्णतः उपेक्षित रहे। ये इसके अंदर अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण से पूर्व विवादित दबावों की क्रिया क्या रही, वो मैं आपको बताता हूं। राष्ट्रीयकरण से पूर्व विवादित दबाव में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यापारिक बैंक
अन्य व्यावसायिक फर्मों के समान ही निजी लाभ को ध्यान में रखते हुए अपनी क्रिया को संचालित करते रहे। उनके सामने कोई सामाजिक उद्देश्य न होने के कारण वे प्राय उन उद्योगों एवं व्यवसायों को ज्यादा ऋण देते हैं जिनमें उनके प्रबंधकों के हित में होते थे। इसका परिणाम ये होता है कि जहां एकाधिकार में प्रोत्साहन मिलता है और वही आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण बढ़ता है। स्वतंत्रता के समय व्यापारिक बैंकों की भी मोटे रूप से ये स्थिति थी। देश में समग्र आर्थिक विकास हेतु 1951 से आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्त की आपूर्ति महत्वपूर्ण होती है। इसके फलस्वरूप वित्तीय उपलब्धता के आकलन एवं साख व्यवस्था की स्थिति को जानने के उद्देश्य से एडी गोरवाला की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति गठित की गई। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ, इस समिति ने 1954 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अपने प्रतिवेदन में व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदत्त साख व्यवस्था को समिति के अनुसार व्यापारिक बैंक देश की ग्रामीण साख में अपनी कोई संतोषजनक भूमिका नहीं निभा रही। अपना लाभ प्राप्त करने की मनोवृत्ति शहरों की ओर प्रवृत्त करना, कृषि क्षेत्र में जोखिम विनियोजन के प्रति रुचि आदि कुछ ऐसे विवादित भाव गोरवाला समिति द्वारा प्रकट किए गए जो सरकार के लिए विचारणीय विषय के रूप में उभर कर आए। गोरवाला समिति ने यह सुझाव दिया कि बैंकिंग क्रियाओं के इन विवादित दबावों पर अंकुश लगाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर सरकार को उनकी नीति का निर्माण और संचालन का कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए। समिति ने तत्कालीन अपने बड़े व्यापारिक बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण कर इंपीरियल बैंक कब बनी थी? 1921 में। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में और उसको परिवर्तन का सुझाव दिया था। साथ ही बड़े रियायती बैंकों को इसके सहयोगी बैंक के रूप में राष्ट्रीयकृत करने की सिफारिश की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर 1955 में भारतीय स्टेट बैंक और 1958 में स्टेट बैंक के 7 सहायक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर सरकार ने उन्हें अपने नियंत्रण में लिया। युद्ध काल में जहां एक और विकास जनित दबावों में जन्म लिया, इससे जन आकांक्षाओं में वृद्धि हुई, वही दूसरी ओर निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक की सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में नकारात्मकता की भूमिका ने अर्थव्यवस्था में एक विवादित दबाव उत्पन्न किया। इसी प्रकार जहां तक भारतीय स्टेट बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में अपनी सफलता के सोपान प्रत्यय कर रहा था, वही दूसरी ओर निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक देश की सामाजिक आवश्यकताओं को अनदेखा कर विपरीत दिशा में चल रहे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र में इस विवादित स्वरूप को दिशा देने के लिए सरकार ने बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति लागू की, किंतु बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति से भी सामाजिक क्षेत्र के उत्थान का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। फलतः विवादित दबाव में क्रमशः वृद्धि होती रही, जिससे सरकार को लगा कि बैंकिंग व्यवस्था में जो दोष है उन्हें दूर करने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अतः इसी कारण 19 जुलाई 1969 में 14 व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उनके पास में 50 करोड़ से अधिक राशि थी, ठीक है, उनका सबका राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार सरकार ने क्रियात्मक विवादित दबाव की समस्या में हल कर भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकिंग क्षेत्र में विद्यमान दबाव और इस तरह से अपन को उसको समझ सकते हैं। उसके लिए कुछ मैंने पॉइंट बनाए हैं, वो आपको मैं बताता हूं। इसके अंदर पहला पॉइंट है आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण से जनित दबाव। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण से जनित दबाव। राष्ट्रीयकरण से पूर्व सभी बड़े व्यापारिक बैंक थोड़े से समय औद्योगिक घरानों के
स्वामित्व में और नियंत्रण में थी। इन सभी बैंकों की कुल मिलाकर प्रदत्त पूंजी लगभग 100 करोड़ रुपए थी, परंतु इसके साथ 5,000 करोड़ रुपए की जमा राशि अपने उपभोगकर्ता के रूप में उपलब्ध थी, उनका उपयोग किया गया। यह जमा पूंजी सही अर्थों में राष्ट्रीय पूंजी थी, जिसे देश के करोड़ों व्यक्तियों ने अपनी आय में से थोड़ी थोड़ी बचाकर बैंकों में जमा किया था। इस जमा राशि के उपभोग की वस्तु स्थिति ये थी कि सभी व्यापारिक बैंकों द्वारा कुल 9 लाख खातों के माध्यम से 2,432 करोड़, कितने 2,432 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए थे, जिनमें से 1800 करोड़ रुपए के ऋण मात्र 400 खातेदारों को प्रदान किए गए। गहराई से विश्लेषण किया तो ये तथ्य सामने आया कि 1400 करोड़ रुपए का मात्र ऋण 572 खातेदारों को प्रदान किया। कितना 1400 करोड़ रुपए कितने लोगों को दिया? 572 खातेदारों को प्रदान किया। ये खातेदार देश के केवल 5 औद्योगिक घरानों से संबंधित थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अतः राष्ट्रीयकरण से पूर्व व्यापारिक बैंक राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों की अनदेखी कर कुछ लोगों को की जन साधारण की जमाओं से संकलित राशि उपलब्ध कराकर आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को प्रोत्साहित कर रहे थे। स्थिति ये थी कि निश्चित ही अर्थव्यवस्था पे में दबाव बढ़ रहा था। एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये था। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि संचालकों द्वारा बैंकों के साधनों का दुरुपयोग। राष्ट्रीयकरण से पहले निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंकों के संचालन मंडल में ऐसे व्यक्ति होते थे जिनका संबंध अनेक कंपनियों से होता था। ये बड़े उद्योगपति अपनी स्थिति का लाभ उठाकर उन कंपनियों को बाहरी ऋण देते थे जिनमें इनके हित में होते थे। व्यापारिक बैंकों की लगभग 49% मतलब 49% अंश मात्र 3% अंशधारियों द्वारा खरीदे गए थे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इनमें से 36% अंश मात्र 1% अंशधारियों के पास थे। इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण बैंकों पर कुछ लोगों का ही अधिपति था और उनका एकाधिकार था। इसके परिणाम स्वरूप वे लोग सभी बैंकों में संचालन मंडल में मताधिकार के आधार पर अपनी पूरी दखल रखते थे तथा संसाधनों का अपनी इच्छानुसार उपयोग करते थे। ये स्थिति भारी असंतोष का कारण थी। इससे बैंकों के राष्ट्रीयकरण को आवश्यक बना दिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है कृषि कार्य के लिए ऋण न देना। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि कार्य के लिए ऋण नहीं देना ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय कृषि ने कृषि वित्त व्यवस्था में भाग लेना आवश्यक नहीं समझा। 1966 से लेकर 67 में अनुसूचित बैंकों ने कृषि कार्य के लिए 6 करोड़ रुपए के ऋण और अग्रिम प्रदान किए थे, जो इस वर्ष में दिए जाने वाले ऋण और अग्रिमों के मात्र 0.2% थी। व्यापारिक बैंक में इस नीति के पक्ष में तर्क दिया कि कृषि के लिए ऋण देना सहकारी बैंकों का कार्य है, परंतु सत्य ये भी है सत्य क्या है? व्यापारिक बैंकों ने केवल बड़े उद्योगों और वाणिज्य है उद्योगों में दिलचस्पी दिखाई, इंटरेस्ट दिखाया। भारतीय बैंकर पश्चिमी देशों के बैंकिंग सिद्धांतों के पालन की हामी भरते थे। ये भी सबसे बड़ा कारण था। देश का मुख्य व्यवसाय कृषि होने के बावजूद कृषि कार्य के लिए साख नहीं देते थे। राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापारिक बैंकों की साख नीति में परिवर्तन हुआ और ये बैंक ग्रामीण क्षेत्र में शाखाओं की स्थापना करने के साथ साथ कृषि कार्यों के लिए भी ऋण देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकों की छोटी इकाइयों के प्रति भेदभाव की नीति। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय व्यापारिक बैंकों की साख नीति भेदभाव पर आधारित थी। बैंकों ने साधारणतः उन्हीं कंपनियों को ऋण देने में दिलचस्पी दिखाई जिनमें बड़े बड़े एकाधिकारी उद्योग घरों से संबंधित व्यक्तियों के हित थे। इस प्रकार 2-3 लाख रुपए की ही सियासी रखने वाले उद्योगपतियों के हित में
उद्योगपतियों की उपेक्षा की। इस प्रकार के उद्योगपति जब उचित प्रतिभूतियां भी देने में समर्थ थे, तो भी उनमें प्राय ऋण मिलने में कठिनाई होती थी। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, असंतुलित शाखा विस्तार। राष्ट्रीयकरण से पूर्व व्यापारिक बैंक जहां एक और कुछ पूंजीपतियों के नियंत्रण में थे और लाभकारी निवेश के माध्यम से निजी व्यापारियों में लाभ पहुंचा रहे थे, वही दूसरी ओर उनकी शाखा विस्तार नीति में भी अत्यधिक दोषपूर्ण थी। इन बैंकों की शाखा महानगरों, बड़े शहरों और औद्योगिक दृष्टि से उन्नत स्थानों पर ही सीमित थे। अर्थ शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण अंचलों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं था, जिससे काफी लंबे समय तक ग्रामीण बचतों को संकलित करना संभव नहीं हो सका। 1969 से पूर्व यदि प्रति शाखा से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होगा कि प्रति शाखा के पीछे औसतन लगभग 66,000 की जनसंख्या थी और एक शाखा पर 66,000 से अधिक लोगों में बैंक सुविधा प्रदान करती थी। यही नहीं, क्षेत्रीय विषमता का विश्लेषण विश्लेषण करने से तथ्य सामने आया कि प्रति एक शाखा के पीछे उड़ीसा में कितने थे? हाँ, 2,19,440। कितने थे? 2,19,440 लोग। असम में 1,97,635। जम्मू कश्मीर में 1,31,800 81। मध्य प्रदेश में 1,21,440 और उत्तर प्रदेश में 1,21,440 लोग इसके अंदर शामिल थे एक शाखा के ऊपर। स्पष्ट है कि देश के अनेक राज्यों और बैंक शाखा सुविधाओं से वंचित थे। ऐसी स्थिति में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए जन आक्रोश और दबाव का सामना होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक उत्थान की उपेक्षा। स्वाधीनता के पश्चात देश की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं में एक समस्या थी सामाजिक उत्थान की समस्या। समस्याओं में गरीब और कमजोर वर्ग का विकास करना प्रमुख समस्या रही है। बैंक जैसे वित्तीय संस्थाओं से ये अपेक्षा की गई कि सामाजिक उत्थान से ही इनका सहभागी बनकर उनका विकास किया जा सकता है। गरीब और कमजोर वर्ग के विकास के लिए उनकी ऋण आवश्यकताओं से पूरी की जा सकती है, किंतु व्यापारिक बैंकों ने इस सामाजिक उत्थान के उद्देश्य को पूरी तरह से अवहेलना की। ये बैंक किसी भी कीमत पर गरीब, कमजोर वर्ग, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में धन विनियोजन करना नहीं चाहते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि सामाजिक उत्थान जनित दबाव उत्पन्न हुआ। हाँ, जहां एक और बैंक जहां उत्थान में सहभागिता नहीं कर पा रही थी, दूसरी ओर अपने कोषों का उपयोग सट्टेबाजी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी इत्यादि व्यावसायिक प्रवृत्तियों में कर रहे थे। परिणाम फलस्वरूप सरकार के लिए व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण लगाया, उन्हें जनसाधारण के लिए उपयोगी बनाना आवश्यक हो गया। इस प्रकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व 50 एवं 60 के दशक में संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था राष्ट्रहित, आर्थिक विकास और सामाजिक सामाजिक नियंत्रण के दबाव से ग्रसित रही। जहां एक और सरकार बैंकों को सामाजिक उत्तरदायित्व के दायरे में लाने का प्रयास कर रही थी, वही सामाजिक बैंक अपने सिद्धांतों को व्यापारिक स्वरूप के आधार पर इससे बचते रहे। इसके परिणाम फलस्वरूप 2 दशक तक यह बैंकिंग व्यवस्था विवादित दबाव में रही। अंततोगत्वा ये हुआ कि व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का 1969 में जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकिंग संरचना में तीव्र गति से परिवर्तन हुआ। राष्ट्रीयकरण बैंकों का विकास एवं शहरी अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखा विस्तार हुआ। फलस्वरूप बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लाभ दृष्टिगत हुए और 1980 में 6 और बड़े व्यापारिक बैंक
राष्ट्रीयकृत किए गए। इस प्रकार कुल 92% मतलब 92% बैंकिंग व्यवसाय सरकार के अधिकार में आ गए। राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकिंग क्रिया में जो परिवर्तन हुए उससे नए क्रियात्मक दबाव उत्पन्न हुआ। परिणाम फलस्वरूप 90 के दशक में पुनः बैंकों के निजीकरण की नीति अपनाई गई। ये इसके अंदर कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए। अब इसके बाद में ये तो थी राष्ट्रीयकरण से पहले की, अब है राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों की क्रिया पर विवादित दबाव किए थे, वो मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपन बात करेंगे राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों की क्रियाओं में दबाव। राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापारिक बैंकों को अनेक क्षेत्रों में भारी सफलता मिली और शाखाओं के विस्तार से सुदूर ग्रामीण बैंकों में बैंकिंग सुविधाएं फैल गई। गरीबी से लोग जूझ रहे गरीब वर्ग को प्राप्त साख सुविधाओं से बैंक अपने अपने सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति में सफल रही, किंतु इन सब उपलब्धियों के बाद भी कुछ क्षेत्रों में यह अनुभव किया जा रहा है कि राष्ट्रीयकरण बैंक अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुए हैं। आलोचना ये की गई कि बैंकिंग सेवाओं में राष्ट्रीयकरण के बाद ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में कमी, कर्मचारियों की नौकरियों की अति सुरक्षा के कारण कर्तव्य के प्रति लापरवाह, गलत निर्णय, दिन प्रतिदिन होने वाले घोटाले, औद्योगिक विवाद, कर्मचारी संघ की अनुचित मांगे आदि के कारण बैंकिंग क्षेत्र में दबाव उत्पन्न होते हैं और हुए। अन्य क्षेत्रों के समान बैंकों में भी भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। इन कारणों से अनेक व्यापारिक बैंक लाभ के स्थान पर हानि में चले गए और उनको घोटाले पे घोटाले होते रहे और उनको हानि होती रही। अपन कुछ बात करेंगे संक्षिप्त में, पॉइंट अपन बात करेंगे क्या क्या इसके हुआ। पहला पॉइंट है इसके अंदर साख संरचना में वांछित परिवर्तन का अभाव। राष्ट्रीयकरण के पश्चात जो दबाव मिला उसके जो पहले पॉइंट थे उसके अंदर साख संरचना में वांछित परिवर्तन का अभाव। व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य देश में साख व्यवस्था को सुदृढ़ करना था, किंतु साख विस्तार एवं उनकी व्यवस्था में राष्ट्रीयकरण के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों का सरकार की नवीन अपेक्षाओं के अनुरूप स्वयं को न बदल पाना एक प्रमुख कारण था। सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया, किंतु बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को देश के आर्थिक विकास का मूल ध्येय और समस्या से अवगत कराने हेतु समुचित प्रशिक्षण नहीं देने के कारण वो सही नहीं हो पाया। ये कारण है कि बैंकिंग कर्मियों की कार्य प्रणाली राष्ट्रीयकरण के पूर्व जैसी ही रही और साख व्यवस्था में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। परिणाम फलस्वरूप सरकार के समक्ष साख के विस्तार और उसके वितरण संबंधी दबाव पुनः उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हुआ कौन सा है, नियोजन हेतु अपर्याप्त वित्तीय, मतलब नियोजन के लिए वित्त के साधन की कमी। राष्ट्रीयकरण के समय व्यापारिक बैंकों से ये अपेक्षा रखी थी कि देश की पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था करेंगे। सरकार और योजना आयोग ने इन बैंकों के भरोसे आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के व्यापक कार्यक्रमों को पंचवर्षीय योजना से सम्मिलित किया, किंतु व्यापारिक बैंक आशा के विपरीत इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए। देश में बैंकिंग नेटवर्क के बढ़ने के बावजूद जमा राशि में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कोषों की कमी जनित दबाव उत्पन्न हुआ। पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक शाखाओं का असंतुलित विकास। राष्ट्रीयकरण के 45 वर्षों के बाद भी बैंक शाखाओं का संतुलित विकास नहीं हो पाया। अभी तक भारत के लगभग 40,000 गांवों में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाएं खोली गई हैं, किंतु अभी भी देश में लगभग 5 लाख गांव ऐसे हैं जहां पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बैंक सुविधा अभी भी नहीं पहुंच पाई है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरल, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां पर बैंकों की शाखाओं का तुलनात्मक केंद्रीकरण है और जहां पर 20,000 से कम जनसंख्या पर एक बैंक कार्यरत है। इसके विपरीत मणिपुर, जम्मू कश्मीर, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा जैसे ऐसे राज्य हैं जहां पर 25,000 से अधिक
जनसंख्या पर एक बैंक कार्यरत है या कार्यालय है। स्पष्ट है कि राष्ट्रीयकरण के बाद क्षेत्रीय विषमता को समाप्त करना संभव नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों की विषमता। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य ये भी था कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिकाधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध कराए गए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस दिशा में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है। सन 1969 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कुल ऋणों का केवल 14.9% भाग प्राप्त हुआ, जो मार्च 2006 में बढ़कर 33.8% हो गया, किंतु इसके परिणाम फलस्वरूप इसके पश्चात निरंतर कमी होती रही। वर्ष 2010 में यह प्रतिशत 21.2 था, जो घटकर 2012 में 29.5 है और 13 में तो और कम हो गया, कितना होगा 28.8। इसके साथ ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्राप्त ऋणों में स्तर सभी राज्यों में बराबर नहीं है। जहां बिहार, हरियाणा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर कुल ऋणों का 60% से अधिक भाग प्राथमिक क्षेत्रों को प्राप्त हुआ, जबकि वही महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जहां पर वाणिज्य बैंकों ने कुल ऋणों का 30% से भी कम भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदान किया। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सभी राज्यों में समान रूप से ऋण सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जहां कुछ राज्यों में सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत से भी अधिक मात्रा में इन क्षेत्रों को ऋण प्राप्त होते हैं, कई अन्य क्षेत्रों या राज्यों में उन्हें निर्धारित प्रतिशत से कम ऋण प्राप्त होते हैं। जिन राज्यों में प्राथमिकता प्राप्त वाले क्षेत्रों को कम मात्रा में ऋण प्राप्त होते हैं, वहां विवादित दबाव का पैदा होना स्वाभाविक है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि बैंक राष्ट्रीयकरण के फौरन बाद तो तीव्र गति से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्राप्त हुए, परंतु बाद में प्रगति की धीमी गति पड़ गई। इसका मुख्य कारण यह है कि ऋणों की वसूली तुलनात्मक कम रही और परिणाम स्वरूप बैंकों की लाभदायिता पर बुरा असर पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है घटती ग्राहक सेवा से उत्पन्न दबाव। प्राय ये देखा गया है कि बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों में ग्राहक सेवा की तत्परता में कमी आई और बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ग्राहकों के प्रति सेवा देने में अधिक सुस्ती और फुर्ती से काम नहीं करती। बैंकों के काउंटर पर कार्य निष्पादन की शिथिलता में बैंकिंग कार्य प्रणाली पर बुरा असर पड़ा। राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रति जनता का आकर्षण कम हुआ। संक्षिप्त में अपन ये कह सकते हैं नेट बैंकिंग में नेट बैंकिंग के उपरांत भी शिथिलता ग्राहक सेवाओं के कारण बैंकिंग संरचना में नवीनतात्मक का दबाव उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है बैंकों की लाभदायिता में कमी। भारत में विभिन्न प्रकार के बैंकों की लाभदायिता में अपन तुलना करते हैं तो स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की लाभदायिता बहुत कम है, किंतु प्राइवेट सेक्टर और अन्य बैंकों की लाभदायिता अधिक है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक तो घाटे में चल रहे हैं। बैंकों की लाभदायिता के कम होने के कई कारण उसमें है। कुछ लोगों का मानना है कि इन बैंकों द्वारा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के कारण हानि हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मत है कि अनार्थिक शाखा विस्तार, कर्मचारियों की भारी भर्ती, मजदूर संघीय क्रियाएं, निम्न उत्पादकता, भारी वेतन बिल आदि बैंकों की कम लाभदायिता का मुख्य कारण है। इनके साथ ही राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप और उनका बैंकों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण, घटिया संस्कृति, उपभोक्ता सेवाओं के प्रति सामान्य उदासीनता, मजदूर संघीय क्रिया जो बैंक प्रणाली को समय समय पर बर्बाद कर देती है, आदि बैंकों की लाभदायिता को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार बैंकों की कम लाभदायिता से भी वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणाली विवादों के घेरे में है। इस समस्या के निदान हेतु समय समय पर अनेक समितियों का गठन किया गया, किंतु वस्तुस्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग सिद्धांतों में संतुलन संबंधी दबाव। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकिंग क्षेत्र में मूलभूत बैंकिंग सिद्धांतों तथा
इसमें अपन ये कह सकते हैं तरलता, सुरक्षा, लाभदायकता में संतुलन संबंधी दबाव उत्पन्न हुआ। व्यावसायिक मनोवृत्ति के अनुसार बैंकों को लाभदायकता पर ध्यान देना चाहिए, किंतु सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु लाभदायकता को त्याग कर कमजोर वर्ग की सहायता करना बैंक के लिए आवश्यक है। रिजर्व बैंक के नियमों के परिपालन में अधिक धनराशि तरल मेष के रूप में रखना आवश्यक हो गया। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में दिए गए ऋण सुरक्षित नहीं होते हैं। परिणाम फलस्वरूप बैंकों के सामान्यतः सिद्धांत तरलता और लाभदायकता व सुरक्षा के समन्वय संबंधी दबाव उत्पन्न हुआ। यही कारण है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के समक्ष सदैव इन तीनों सिद्धांतों में संतुलन का दबाव बना रहा। नेक्स्ट है कर्मचारी संघ का प्रभुत्व। देश के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के समान राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकिंग क्षेत्र में भी कर्मचारी संघ अधिक सक्रिय हो गए तथा वे अपनी एकता के बल पर उचित अनुचित मांगे मनवाकर एक विशेष प्रकार का दबाव उत्पन्न करने लगे। बैंकों की हड़ताल व अन्य आंदोलनों के कारण बैंकिंग कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न होती रही। वेतन भत्तों में सुविधा में वृद्धि के कारण बैंकों की क्रियात्मक लागत बढ़ती गई। इस प्रकार बैंकों में संचालन संबंधी दबाव उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव। प्रतिभूति घोटाले 1992 में देश के बैंकिंग प्रणाली को कमजोर बना दिया। कर्मचारियों की ओर से सभी का ध्यान आकर्षित किया। इसमें 40,000 करोड़ से अधिक की हेराफेरी शेयर दलालों और बैंक अधिकारियों की सांठगांठ के द्वारा हुई। इसके साथ ही बैंक में राष्ट्रीयकरण के पश्चात सरकारी बैंक होने के नाते जनप्रतिनिधियों और राजनीतिज्ञों के आक्षेप का दबाव उत्पन्न हुआ। ऋण स्वीकृति, ऋण मेलों का आयोजन आदि के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा बैंक अधिकारियों पर दबाव डाला जाता था। ऋण माफी तथा राजनीतिक निर्णय में बैंकिंग व्यवस्था में दबाव उत्पन्न करते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बैंकों में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। इसके परिणाम फलस्वरूप एक स्वच्छ बैंकिंग क्षेत्र पर भ्रष्टाचार की उंगली उठने लगी। नेक्स्ट है उदारीकरण जनित दबाव। 1991 के बाद अपने की उदारीकृत अर्थव्यवस्था का गहरा प्रभाव राष्ट्रीयकृत बैंकों पर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर बैंकिंग क्रिया को संचालित करना बैंकों के लिए आवश्यक हो गया। उदारीकरण के कारण जहां बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में कदम रखना पड़ा, वहीं दूसरी ओर सरकारी आदेशों के अनुसार लाभदायकता त्याग कर सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाने पड़ रहे हैं। उदारीकरण अर्थव्यवस्था की मांग के आधार पर नवोन्मेषी निजी क्षेत्रीय बैंकों का प्रादुर्भाव हुआ और फलस्वरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों में इनसे कठोर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। इस प्रकार बैंकिंग व्यवस्था उदारीकरण जनित दबाव से ग्रसित हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है अनुप्रयोजन आस्तियों का बढ़ता दबाव, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। राष्ट्रीयकरण के परिणाम फलस्वरूप बैंकों की साख नीति सरकार और निजी बैंक द्वारा निर्धारित की जाने लगी। परिणाम फलस्वरूप ऋण वसूली के प्रतिशत में निरंतर गिरावट आई और सभी राष्ट्रीयकृत बैंक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के दबाव में ग्रसित हो गई। सभी बैंक अनुप्रयोजन आस्तियों के दबाव को कम करने का प्रयास में हैं, किंतु ये दबाव के कारण बैंकों की लाभदायकता कम हुई। ये आज मैंने 11 पॉइंट इसमें बताया। इसके कुछ मैं आपको बताऊं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कोई रामबाण औषधि की तरह अर्थव्यवस्था को सुखद परिणाम नहीं दे सका है। जिस प्रकार राष्ट्रीयकरण के पूर्व बैंकिंग विभिन्न क्रियात्मक दबावों से ग्रसित था, वही राष्ट्रीयकरण के पश्चात नवीन दबाव उत्पन्न हुए। राष्ट्रीयकृत बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में यह विवादित दबाव उत्पन्न हुआ कि क्या सरकारी क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था को जारी रखा जाए, क्या राष्ट्रीयकृत बैंक वैश्विक बाजार व्यवस्था के अनुरूप कार्य निष्पादन कर पाएंगे। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण से पूर्व राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंक क्रियात्मक दबाव से ग्रसित है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ये आज का ये टॉपिक था, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है।
इसके अंदर आपको उसमें बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको मैंने पॉइंट बताया है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है। ये भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंक राष्ट्रीयकरण के बारे में आज का ये टॉपिक था, जो मैंने आपको कुछ इसमें पॉइंट बताए हैं। इस संबंध में जो भी आपके क्वेश्चन है आप मुझे जरूर बताना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू।